चाहे दुबई हो, अटलांटा हो, टोक्यो हो, लंदन हो, सिंगापुर हो, एम्स्टर्डम हो, और इसकी कई वृद्धि करीब 30 से 40% वेट टाइम में कमी पाई गई है, जिससे सहूलियत हमारे यात्रियों को मिली है। कल अध्यक्ष महोदय हमारे नागर विमानन क्षेत्र की वित्तीय संकट के बारे में बहुत चर्चा की गई, और ये जरूर सत्य है कि कठिन परिस्थितियों से ये क्षेत्र जुड़ा है। हमारे कई सांसदों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने इस विभाग का प्रभार संभाला, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर मेरी विचारधारा यही थी कि जो पेन पॉइंट्स इस क्षेत्र का है, उस पेन पॉइंट्स को हमें रिजॉल्व करना है। और मैं मानता हूं कि अगर विचार विमर्श के आधार पर यह होगा तो ज्यादा एक रिच डायलॉग होगा, और उसी के आधार पर एक युद्ध स्तर पर जो प्रदेशों के द्वारा वैट मुहैया किया जाता है एयर टर्बाइन फ्यूल पर, कई राज्यों में 1 से 5% तक सीमित है। और जुलाई पिछले वर्ष जिस दिन मैंने प्रभार संभाला, हमारे देश के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बीच में 12 राज्य थे जो एक आधुनिक दूर दृष्टिकोण की विचारधारा रखते थे, जिन्होंने अपना वैट 1 से 5% तक सीमित कर दिया था। पर 24 राज्य थे जहां वैट एटीएफ पर 20 से 30% तक होता है। अब आप समझिए कि जिस इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर एयर टर्बाइन फ्यूल 40% होती है, उस पर अगर 20 से 30% का भार हो तो वो इंडस्ट्री किस तरीके से सरवाइव कर पाएगी। और मैंने निवेदन किया एक एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, और इस सदन के पटल पे मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने शीघ्र कैबिनेट मीटिंग की, कैबिनेट ऑर्डर पास किया, गजेट नोटिफिकेशन किया। और मैं उल्लेख भी करना चाहता हूं, यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को मिलाकर 12 राज्यों ने अपनी वैट की लेवल को 20 से 30 से 1 से 4 तक सीमित कर दिया। और उन राज्यों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कई अनुभवों में यही विचारधारा होती है कि अच्छा भी है तो विरोध करो और बुरा भी है तो विरोध करो, और हम तैयार हैं उसे छाती पे लेने के लिए। अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी 10% वैट लगता था, वहां के संचालक ने 1% तक सीमित कर दिया। त्रिपुरा राज्य 15% वैट लगता था, त्रिपुरा ने 1% तक सीमित कर दिया। हरियाणा 20% वैट लगता था, 1% तक सीमित किया। उत्तर प्रदेश 21% वैट लगता था, आज 1%। लद्दाख 26% वैट लगता था अध्यक्ष महोदय, आज 1%। जम्मू कश्मीर 26% वैट लगता था अध्यक्ष महोदय, आज 1%। उत्तराखंड 20% वैट लगता था, आज 2%। हिमाचल प्रदेश 25% वैट लगता था, आज 2%। मध्य प्रदेश 25% वैट लगता था, आज 4%। गुजरात 30% वैट लगता था अध्यक्ष महोदय, आज 4%। और कर्नाटक, जहां बेंगलोर एयरपोर्ट स्थापित है, सबसे बड़ा मेट्रो एयरपोर्ट स्थापित है, वहां 28% वैट लगता था, आज केवल 18%। इन 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और संचालकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और इसका लाभ भी मैं समझा दूं, क्योंकि कोई भी कदम अगर कोई उठाए तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश और केरला के जो मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने 10-12 साल पहले इस वैट को घटाकर रखा था, 3 महीने के अंदर आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में 15% फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ गई। और उसी के साथ साथ जो जम्मू और कश्मीर ने अभी अध्यक्ष महोदय 25% से 1% वैट लाया, 2 हफ्ते के अंदर अध्यक्ष महोदय
जम्मू कश्मीर में रिफ्यूलिंग 360% में वृद्धि हुई, क्योंकि प्लेन्स वहीं रिफ्यूल करेंगे जहां ईंधन सस्ता हो। और यही मैं समझाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, खास करके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य को, जहां वैट 25 और 29% है। कृपा करके आप इस योजना में जुड़े, ताकि आपके राज्य में भी हम लोग ज्यादा एयरपोर्ट्स और आवागमन की सुविधा हम लोग बढ़ा पाएं। और सांसदों से मैं निवेदन करूंगा कि जो 12 राज्य बचे हैं, जो 12 और 24 का रेशियो था, वो अब 24 और 12 हो गया। तो जो 12 राज्य बचे हैं, मेरी मदद करिए ताकि आपके राज्य में भी हम लोग आवागमन की सुविधा हम लोग बढ़ा पाए। वैट के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारी विचारधारा है कि सिविल एविएशन केवल एयरपोर्ट्स और प्लेन्स तक सीमित नहीं है। हमें एक पूरा इकोसिस्टम निर्धारित करना होगा और सिविल एविएशन की इकोसिस्टम में कार्गो महत्वपूर्ण है, एमआरओ महत्वपूर्ण है, एफटीओ महत्वपूर्ण है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका कई बार संदर्भ कल के चर्चा में उल्लेख हुआ था। संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कार्गो के क्षेत्र में हमारी क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन भारत में उन क्षमताओं को हमें खोलना होगा। और पिछले एक वर्ष में मैं सदन के पटल पर रखते हुए मुझे खुशी है कि जो भारतीय कंपनियों का मार्केट शेयर इंटरनेशनल फ्रेट का केवल 2% तक सीमित था, इस कोविड के वातावरण में आज 19% हो गया है। और कार्गो का रेवेन्यू जो केवल 1500 करोड़ था, आज 2300 करोड़ रुपए हो चुका है। और 150 नए प्लेन्स जो पैसेंजर थे, वे भी कार्गो तक परिवर्तित हो चुके हैं। सरकार की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका है कि कार्गो टर्मिनल्स हम लोग बनाएं। कल हेमा मालिनी जी ने भी निवेदन किया कि एयर फ्रेट स्टेशंस की भी विकसित हमें करना होगा। और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो कंपनी है एयर क्लास, उसके आधार पर जो वर्तमान में हमारे 21 इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स हैं, 33 डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स हैं, 2 कुरियर के कार्गो टर्मिनल्स हैं, और पिछले 2 वर्षों में कोविड के वातावरण में 16 अतिरिक्त पैसेंजर टर्मिनल्स विकसित किए हमने कार्गो के लिए। और आने वाले 3 साल में 33 नए कार्गो डोमेस्टिक टर्मिनल्स हम बनाने जा रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र को भी हम लोग विकसित कर पाएं। कार्गो के साथ साथ फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी हमें एक नई ऊर्जा लानी होगी। वर्तमान में अध्यक्ष महोदय हमारे 34 एफटीओज हैं देश में, 229 एयरक्राफ्ट हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए। और पिछले एक वर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कोविड कार्यकाल में भी हमारे करीब 862 नए कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशू किए गए हैं, जिसमें से 504 भारतीय एफटीओज के द्वारा किए गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। आने वाले एक वर्ष के अंदर 9 नए एफटीओ स्थापित होने जा रहे हैं, बेलगावी में, जलगांव में, कलबुर्गी में, खजुराहो में और लीलाबारी आसाम में। और दूसरा फेज टेंडर प्रोसेस का हमने शुरुआत किया है 15 नए एफटीओज 10 नए एयरपोर्ट में, जिसमें कूच बिहार, तेजू, झरसुगुड़ा, देवघर, मीरठ, किशनगढ़, हुबली, कडप्पा, भावनगर और सालम, इन सभी को हम लोग एक नया एफटीओ भी देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी विचारधारा है कि नई तकनीक के आधार पर नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग लेके आए। और प्रधानमंत्री की विचारधारा है कि ऐसे क्षेत्रों में अपना ध्यान हमें आकर्षित करना होगा जहां भारत एक फॉलोअर न हो, लेकिन एक ग्लोबल लीडर हो। और ड्रोन क्षेत्र, जिसका संदर्भ कल गडकरी साहब दे रहे थे अपने उद्बोधन में, एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। हमने एक वर्ष के अंदर नए रूल स्थापित किए, एक नया पीएलआई स्कीम हम लेके आए हैं 120 करोड़ का, एक नया एयर स्पेस मैप हम लेके आए हैं। और हमारा विश्वास है कि अनेक मंत्रालयों के साथ मिलकर इस ड्रोन को पूरे देश के कोने कोने और गांव गांव तक हम लोग प्रचलित करें। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्षमता है
कि करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब मैन्युफैक्चरिंग में और करीब करीब 5 लाख रोजगार के अवसर ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग अर्पित कर पाएंगे। इसी विचारधारा के साथ इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। हमारी विचारधारा है अध्यक्ष महोदय कि नागर विमानन क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जरूर है, अंग है भारत की अर्थव्यवस्था का, और मुझे विश्वास है कि जो विवरण मैंने देने की कोशिश की है उससे इस क्षेत्र की महत्वपूर्णता, इस क्षेत्र की कंट्रीब्यूशन भारत के प्रति, इसका उल्लेख करने की जो मैंने कोशिश की है, उससे जो विचारधारा थी कि मंत्रालय क्या करता है, ये शायद जितनी भी कठिनाइयां हो या मस्तिष्क में गलतफहमियां हो, वो गलतफहमियां मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के आधार पर अब दोबारा उभरेंगी नहीं। हमारा कर्तव्य है कि प्रधान सेवक के नेतृत्व में जन सेवक के रूप में हम लोग कार्य करें, और वही एक विचारधारा इस नागर विमानन क्षेत्र में हम लोग रख रहे हैं। मैं कुछ प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, जो सांसदों ने उठाया था। और या तो पहला प्रश्न था शर्मिष्ठा सेठी जी का, बाकी का मैं जवाब के आधार पर जरूर भेजूंगा, कि डीजीसीए और बीकैस के बजट में कटौती की गई है। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि बजट एस्टिमेट के आधार पर रेवेन्यू के हेड पर डीजीसीए का 16% वृद्धि इस साल के बजट में किया गया है, 180 करोड़ से 208 करोड़, और बीकैस का 44 करोड़ से करीब करीब 70 करोड़ 55% बढ़ोतरी की गई है। कई लोगों ने मुद्दा उठाया था शॉर्टेज ऑफ एटीसीओस। रवनीत जी ने उठाया था, महुआ जी ने उठाया था, रूडी साहब ने उठाया था, श्रीकंदन जी ने उठाया था, हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया था, अधीर दा ने उठाया था। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वृद्धि हुई है इस क्षेत्र में, 67 नए एयरपोर्ट्स बने हैं पिछले साल, उसके आधार पर जो सैंक्शन पोस्ट हैं 3,871, वर्तमान में 3,163 पोस्ट भरे हुए हैं, 708 पोस्ट खाली हैं। सदन के पटल पे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 350 पोस्ट करीब करीब अगले 6 से 10 महीनों के अंदर भरे जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो 361 पोस्ट हैं वो अगले 3 महीने के अंदर भरे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने एक प्रस्ताव मूव किया है कि 340 अतिरिक्त एटीसीओस का सैंक्शन वित्त मंत्रालय से हमें मिले, ताकि इसका संचालन अच्छे से हम लोग कर पाएं। अनेक एयरपोर्ट्स की चर्चा की गई थी। बिट्टू साहब ने कहा था कि, और अमर सिंह जी ने, कि हलवारा एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। ये एक जॉइंट वेंचर है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार के बीच में 5149, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मार्च 2023 तक ये एयरपोर्ट तैयार होकर आपको समर्पित और जनता को समर्पित किया जाएगा। इसी के साथ बिट्टू जी ने कहा था कि एक विमानतल पर लोकल संस्कृति कला का एक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। यही हमने अगरतला, देहरादून और कुशीनगर के एयरपोर्ट में दिखाया है। हम नहीं चाहते कि हमारे एयरपोर्ट्स विदेश के एयरपोर्ट्स के साथ बने। भारत के एयरपोर्ट्स हैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारतीय इतिहास का संचालन, क्षेत्रीय इतिहास का संचालन वहां होना चाहिए, और ये नियम मैंने बना दिया था पहले ही दिन पे अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ महुआ जी ने बगडोगरा और श्रीनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की प्रश्न उठाया था। बगडोगरा एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जमीन एआई को दी है, हम जल्द से जल्द इसकी कार्य शुरुआत हम लोग करेंगे। और श्रीनगर के लिए नया टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है 1000 करोड़ रुपए का, इसका डीपीआर भी पास हो चुका है और जल्द से जल्द कार्य शुरू होगा। इसके साथ आपने ले एयरपोर्ट की भी बात की थी, कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है और अगस्त 2023 तक ये समर्पित हो जाएगा क्षेत्र की जनता को। संतोष कुमार जी ने उठाया था पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में। नया टर्मिनल बिल्डिंग जब भारतीय वायुसेना हमें जमीन देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर नया टर्मिनल बिल्डिंग तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट में करके आपको हम लोग समर्पित करेंगे। चेन्नई के लिए मुद्दा उठाया गया था द्वितीय एयरपोर्ट का। 4 साइट सजेस्ट किए गए थे तमिलनाडु सरकार के द्वारा, 2 साइट्स हमने स्वीकृत किए हैं। वो स्वीकृति का पत्र भी हमने आपके सरकार को भेजा है। जल्द से जल्द जवाब आए कौन सा साइट वो चूज करना चाहते हैं, और हम लोग तैयार हैं सेकंड एयरपोर्ट की शुरुआत चेन्नई में भी करने के लिए। शर्मिष्ठा जी ने पुरी की एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया था।
पुरी के एयरपोर्ट के लिए हमने फीजिबिलिटी रिपोर्ट उड़ीसा की सरकार को दे दिया है। उनके निर्णय के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्णय आएगा, हम लोग तीव्र गति से वहां तैयार करेंगे। और एक डकोटा की शिफ्टिंग के बारे में कहा था बीजू पट्टनायक साहब का, कोई भी परमिशन अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी जानी है, जल्द से जल्द हम लोग दिलवाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। श्रावस्ती एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न उठाया था, ये भी तैयार है। कोड भी 19 सीटर एयरक्राफ्ट के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जारी है और जल्द से जल्द इसकी शुरुआत भी हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में कोटा एयरपोर्ट की भी बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार जमीन देते ही उसका कार्य भी हम लोग शुरुआत करवाएंगे अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। कलबुर्गी एयरपोर्ट के लिए नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का उमेश यादव जी ने प्रश्न उठाया था। झालावाड़ के एयरपोर्ट के लिए उड़ान के अंतर्गत हम लोग उसमें सम्मिलित करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी अभी कलबुर्गी में है। और कोलकाता के सेकंड एयरपोर्ट के बारे में अधीर दा ने प्रश्न उठाया था और सुदीप दा ने पिछले प्रश्नकाल में मुझे निवेदन किया था। और मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, इस विषय पे करीब कम से कम आप दोनों एक हो जाए। आपका प्रस्ताव आया है कि दीमापुर में हम एयरपोर्ट बनाएं। अब दुर्गापुर 150 किलोमीटर दूर है। अब कलकत्ता के वासियों को आप 150 किलोमीटर दूर भेजना चाहते हो विमानतल में पहुंचने के लिए, एक साइट कृपा करके आप तय कर लो, हम तैयार होंगे आपके साथ, दोनों के साथ काम करने के लिए। इस विषय पर कृपा करके आप लोग दोनों साथ में हो जाएं। प्रश्न उठाया गया, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कैलीकट एयरपोर्ट के बारे में। कैलीकट एयरपोर्ट में आप लोग सबको मालूम है कि बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई। हमारे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा सर्वप्रथम होना चाहिए और सुरक्षा के साथ हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। एक फली नरीमन जी, हमारे पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की गई थी, वो रिपोर्ट आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रनवे को हमें एक्सटेंड करना होगा, अगर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट प्रचलित करना होगा और कोर्ट-सी एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए भी। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे सारे सांसदों के साथ मेरी मदद जरूर करिए। सरकार से हमें 18.5 एकड़ की जमीन लेवलाइज्ड, क्योंकि वहाँ एक खाई है, लेवलाइज्ड जमीन की जरूरत है। वो जमीन मिलते ही उस एयरपोर्ट की तीव्र गति से हम लोग रनवे का एक्सपेंशन करेंगे और फिर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे। नवनीत जी ने पूछा था मुझे, अमरावती एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपए हम लोग ने सैंक्शन किया है और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलते ही जितनी भी राशि की जरूरत है हम देंगे ताकि अमरावती एयरपोर्ट की शुरुआत हम लोग कर पाएं। पुडुचेरी के लिए वैद्यनाथन जी ने मुझे प्रश्न उठाया था हैदराबाद बेंगलोर की कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 27 तारीख को जो वहाँ डिसकंटिन्यू किया गया था, हैदराबाद और बेंगलोर दोनों की कनेक्टिविटी यथावत शुरू की जाएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मेरे भाई कृष्णा देवरालू जी ने उठाया था कनेक्टिविटी आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स के लिए। ये समर स्केड्यूल में विजयवाड़ा को कडप्पा के साथ हम जोड़ रहे हैं और तिरुपति को शिरडी और त्रिची दोनों के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। इसी के साथ मुरादाबाद के बारे में हसन साहब ने प्रश्न पूछा था। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि 23 करोड़ रुपए हम लोग ने आवंटित किए हैं उस एयरपोर्ट के लिए, डेवलप हो चुका है, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू है और वो खत्म होते ही मुरादाबाद कानपुर मुरादाबाद और लखनऊ मुरादाबाद दोनों की कनेक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ पॉइंट ऑफ कॉल और जॉब लॉसेस की भी चर्चा की गई थी। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम लोग दोनों पर कार्य करें। मैं केवल एक चीज अंत में कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारी ये नागर विमानन क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 2 नए एयरलाइंस की शुरुआत आने वाले वर्ष में इस नागर विमानन क्षेत्र में मैं आपको समय दे दूंगा, मेरी बात सुन लीजिए कृपा करके। एक तो मंत्री जेट एयरवेज और अकाशा, आप किसी भी सदस्य को आश्वासन मत दे दिया करो कि मैं समय दे दूंगा, तो मुझे देना है समय कि किसको दूंगा क्षमा करिए। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय जी, मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा मैंने कहा मुझे समय दे दीजिएगा।
दो नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है, जेट और अकासा की, जो पिछले 20 साल में सारे एयरलाइंस बंद हो रहे थे देश में। दो नए एयरलाइंस की शुरुआत हो रही है। हमारी आशा अभिलाषा बहुत ऊंची है अध्यक्ष महोदय। सफर आसान नहीं होगा, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी फोकस लक्ष्य पर है, क्रियान्वयन क्षमता पर है, और यही मैं मानता हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास और आप सबके आशीर्वाद के साथ इस क्षेत्र को हम आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, नागर विमान मंत्रालय संबंधित अनुदान मांग पर 4 घंटे चर्चा के स्थान पर 8 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हुई है। 59 सदस्यों ने बोला है और 36 माननीय सदस्यों ने अपने भाषण को ले किया है। मुझे लगता है कि डबल 200% चर्चा हो चुकी है इस पर। कोई सुदीप बंदोपाध्याय जी को मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हाँ, एक मिनट, सुदीप बंदोपाध्याय जी सीनियर। Sir, I feel Jyotiraditya Scindia is very articulate. I appreciate his performances, his style of reply, everything. But sir, I am surprised to see Tata Group has taken lease against 18,000 crores of rupees. That has not been mentioned in a budget speech. Why? Sir, when we board on the aircraft, Ratan Tata's 25 seconds message is being floated amongst the passengers. He is asking for the cooperation of all persons. Sir, I tell one thing. There may be a feeling I am telling against Ratan Tata, not that. We are in favor. Ratan Tata has been leased out. I support it. Mamata Banerjee has supported it. But with one or two conditions, please see that nobody loses their jobs. किसी को कोई नौकरी से मत हटाइए। और सेकेंडली, हमारे बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम से अब पूरा राज्य सरकार को, मुझको और अधीर चौधरी को हाथ जोड़ करके आपका ड्यूटी छोड़ देना, ये मत करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब तो आपका बीजेपी पार्टी भी आज बहुत ऊपर में उठाया। हम लोग खुश है क्योंकि वो हमारे बंगाल के हैं। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पर एयरपोर्ट लेके आप कुछ तो करिए, जो सारे देशवासी आपको अभिवादन करेंगे। और इनको साथ हमारे बंगाल में जो छोटा छोटा एयरपोर्ट का बात, चाहे वो अंडाल हो, चाहे मालदा हो, चाहे कुछ बिहार हो, इसको बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा अलॉटमेंट कीजिए। सर, व्हाट इज माय फीलिंग इन माय लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 50 years in politics? Eastern region of India is the worst sufferer of regional imbalances after independence. ये बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, उड़ीसा हो, त्रिपुरा हो, हर स्टेट्स। इसीलिए बंगाल का इतना सारे देश का बारे में यह चर्चा हो गया। और बंगाल को चर्चा हुआ क्या, मैं और अधीर एक साथ हो जाए और उनको लिए कुछ जमीन निकाला दिया जाए। I was not waiting for this budget. And I want to hear from Jyotiraditya that how much and what was the settlement and how Ratan Tata agreed to take the airways lease and for which how much money this government had to pay to give their dues. After clearances of dues, more than 91,000 crores of rupees. After that only Ratan Tata agreed to take it up. I appreciate Ratan Tata's attitude. Let him carry the airways in a bigger way. We have our support. But let government must not hide the truth. In a long 90-minute speech, this is my request to Jyotiraditya. Thank you very much, Speaker, sir. दोबारा चर्चा नहीं होगी। Sir, the demands for grants, it is being discussed here after privatizing Air India. Yes. I fully appreciate the articulation of Jyotiraditya Scindia, our learned friend. I do appreciate. But the focal point to be discussed and responded was regarding the privatization of Air India.
Nothing is mentioned. It is quite unfortunate. Sir, I have raised so many issues regarding the Air India employees, because the employees who are entitled to have the service up to 58 years, after 1 year Tata takeover, they have to retire. So what is the fate of this Air India retired employees? As far as the medical benefit scheme, sir, they are entitled to have the medical benefit scheme even after the retirement. So whether this medical benefit scheme and all other welfare schemes will be available to the Air India employees, these are the pertinent questions which we have put. Shri K. Unfortunately, Sureshji. nothing has been answered. So kindly respond to these questions also. Thank you very much. So yesterday, I was raised the airfare in Middle East passengers. The peak season, airlines companies raising the fare in a big way. So common passenger could not afford, especially the Middle East. Kanimozhi ji. So Honorable Minister has not replied that. Sir, I thank the Minister. He's clarified that the airports are being only leased out and not disinvested. But I'd like to know, the state governments have given the land to the airport authorities for free. So when you're leasing it out, what happens to the state government's share? So I just want a clarification on that. Thank माननीय you. मंत्री जी, ऐसा है कि एक विषय पर 8 घंटे चर्चा हुई है। आप कोई क्लियरिफिकेशन लेना है तो आप मंत्री जी से ले लेना बाद में। नो। अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसदों ने और हमारे वरिष्ठ सांसदों ने जरूर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और वो एयर इंडिया का मुद्दा है। जिसका भाषण ले हुआ सर, उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया। देगा ना, जवाब आएगा ना। मैं जो अभी मुद्दे उठे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे सुदीप दा ने कहा और प्रेमचंद जी ने कहा, और इसे सदन के पटल पे भी मैं रखना चाहता था। मैं घड़ी देख रहा था कि लंबा समय चल रहा है, और लेकिन ज़रूर इस पर विस्तृत तरीके से मैं अपने पॉइंट्स को आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। मैं समाप्त करूँ। एयर इंडिया, अध्यक्ष महोदय, देश का नवरत्न था। निजी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई, इसकी राष्ट्रीयकरण की गई, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद कई साल इसे सफलतापूर्वक चलाया गया था। जो आज एयर इंडिया की स्थिति हुई है, जो सुदीप दा ने वर्णन किया और प्रेमचंद जी ने बड़े विस्तृत तरीके से अपने चर्चा में और कट मोशंस में चिंता भी जताई है, ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई है, ये हमें समझने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ की मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खरीदवाने का मसौदा पे हस्ताक्षर किया गया, और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस से। जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ रुपए मुनाफे की हो, उस कंपनी के द्वारा, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, इस पर मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। कारण ध्यान है लोगों को, लेकिन ये आप समझिए कि 2005 के पहले 2005 के पहले 2005 के पहले, अब सुनने की क्षमता रखिए गौरव जी। हाँ, थोड़ा मैं 8 घंटे कल सुन रहा था, कृपा करके सुनने की क्षमता रखिए। 2005 के पहले जो, देखिए अध्यक्ष महोदय, जो एयर इंडिया 15 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है,
50,000 55,000 करोड़ का डेट बर्डन लिया जाता है, 111 एयरक्राफ्ट्स खरीदी जाती हैं, और भाग एक क और भाग क कि उस 111 एयरक्राफ्ट्स में से 15-20 777-300ER जो जरूरत है उससे ज्यादा खरीदी जाती हैं, ये क्यों किया? और 5 एयरक्राफ्ट B300-200EK ये 13-14 में बेची जाती है। लो, ये और कर दिया। 111 एयरक्राफ्ट आप खरीदें 55,000 करोड़ का, जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि लेवरेज एक सीमा से ज्यादा नहीं लिया जाता किसी कंपनी में, नहीं तो देखो कंपनी डूबेगी। जिस कंपनी का लेवरेज ऑलरेडी 5:1 है, मतलब डेट 5 और इक्विटी 1, उसमें आप 55,000 करोड़ का आप ऋण लेते हो, और उसके बाद केवल ये नहीं, लेकिन दोनों कंपनीज का आप मर्जर करते हो। तो वही नहीं बोल। दोनों कंपनियों की कल्चर अलग, उनकी विचारधारा अलग, उनकी एम्प्लॉइज की रिटेंशन प्रोग्राम अलग, उन दोनों कंपनीज को आप मर्ज करते हो, तो जो दो कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी 2005 में, जिस साल मर्जर किया गया उस साल से 3,300 करोड़ का लॉस बनाने की शुरुआत की गई, और हर वर्ष 2007-8 से अध्यक्ष महोदय, अब देखिए अध्यक्ष महोदय, दाने और दाने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। 2007-8 से 2020-21 तक हर साल 3,000 से 7,500 करोड़ का लॉस, 85,000 करोड़ रुपए का लॉस, कंबाइंड मर्जर एयर इंडिया का, acquisition of 111 aircraft, return, sale of 5 B300 aircraft, 777 B300, 15 in excess, merger of two companies with totally two different cultures, two different visions, two different employment retention programs, and you result in 20 करोड़ का लॉस प्रतिदिन, 7,500 का लॉस। अब इसके आगे सुनिए अध्यक्ष महोदय, अब अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन किया गया, जो आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं तो मैं चुप था। आप नहीं पूछा, आप नहीं मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आपने मेरा मुंह खुलवाया, मैं तो बैठ गया था। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, लिबरलाइजेशन ऑफ बायलैटरल्स, आप सुनिए, 2004-5 में जो लिबरलाइजेशन की गई बायलैटरल्स की, जो भारतीय कैरियर्स थे, जो बायलैटरल्स 51 मिलियन की बायलैटरल्स थी, उनको बढ़ाकर 51 मिलियन बायलैटरल्स, मतलब जितनी क्षमता सीट्स की दी जाती हैं विदेशी एयरलाइंस को यहां आने के लिए और हमारे एयरलाइंस को वहां जाने के लिए, उसको बढ़ाकर 180 मिलियन किया गया, और खाड़ी देशों में 100 से 200% बढ़ाया गया, साउथ ईस्टर्न नेशंस को 200% बढ़ाया गया, और यूरोपियन नेशंस को 400% बढ़ाया गया, जबकि भारतीय कैरियर्स के पास वो क्षमता नहीं थी। तो इसके आधार पर अध्यक्ष महोदय, क्या पोजीशन हुआ एयरलाइंस की? जब ये स्थिति हुई, जो दा पूछ रहे थे मुझसे, 14 साल के लॉसेस 85,000 करोड़, भारत सरकार की इक्विटी की इन्फ्यूजन 54,000 करोड़, गवर्नमेंट ग्रांट 50,000 करोड़, 190,000 करोड़ तो ये हो गया, और वर्तमान का नेट डेट था 66,000 करोड़, तो 2,50,000 करोड़ की खाई एयर इंडिया में उत्पन्न हो गई थी। और ये पैसा भारत सरकार का नहीं है, ये पैसा भारत के 135 करोड़ जनता का पैसा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कि इस घाटे को बंद करना ही होगा और इसका विनिवेश करना ही होगा, ताकि भारत सरकार और भारत की जनता का पैसा
का संरक्षण किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, उज्ज्वला के लिए, राशन के लिए, सड़कों के लिए, जल जीवन के लिए, आम जन के लिए। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का विनिवेश किया गया। जो प्रेमचंद्रन जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और दास साहब ने उठाया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी स्थिति क्या है, हमारे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में विस्तृत रूप से लिखा गया है। पहला कंडीशन कि 1 साल के लिए कोई भी हमारे कर्मचारी को फायर नहीं किया जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद अगर किसी को रिटेंशन से हमें हटाना है तो केवल वीआरएस स्कीम के आधार पर किया जाएगा, उसके अलावा नहीं। जहां तक मेडिकल की बात प्रेमचंद्रन जी ने कहा, मेडिकल फैसिलिटीज रिटायरिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉइज की जो भारत सरकार का व्यय होता था वही सीजीएचएस और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधार पर किया जाएगा। ये हम लोगों का संकल्प है। और इसी के साथ हमारी विचारधारा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा भी उत्पन्न हो, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को और इस एयरलाइन को भी दोबारा स्थापित किया जाए और भारत सरकार और भारत की जनता की पैसे और उनकी आमदनी की रक्षा की जाए। नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित कोलकाता एयरपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि द्वितीय एयरपोर्ट एक अलग मुद्दा है, पर कलकत्ता एयरपोर्ट में भी विस्तारीकरण हम लोग कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है। नागर विमान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर एयरपोर्ट से वेस्ट बंगाल में हम बहुत बनाना चाहते हैं। कृपा करके आप मुझे मदद कर लें, जहां हमको जमीन मिलेगी वहां हम लोग जरूर करेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। इसी के साथ बात की गई। माननीय मंत्री जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्र, श्री हनुमान बेनीवाल तथा श्रीमती अपूर्वा पोद्दार द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मैं सभी कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। अब मैं नागर विमान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में नागर विमान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 8 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में संधाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति जी को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में नागर विमान मंत्रालय से संबंधित अनुमान मांगे पारित हुई। शून्यकाल।